बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 131 मुलाहिज़ा फरमाएं। जानकी को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। मैं अपने आप को उन आदमियों की गिरफ्त से छुड़ाकर दोबारा थाई के करीब बैठ गया। उसका सर अपनी गोद में रखा और दाढ़ें मार मार कर रोने लगा। थाई हमसे बिछड़ गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। सिंगापुर में बुद्ध के मानने वाले भी बड़ी तादाद में आबाद थे। थाई की आखिरी रसूमात बुद्ध अकीदत के मुताबिक अदा की गई। मैं फूट फूट कर रो रहा था। माँ बाप के बाद मुझे थाई से मोहब्बत मिली थी, उससे मुझे ममता मिली थी, उससे मुझे महबूबा का प्यार मिला था। वही मेरे लिए सब कुछ थी और अब सब कुछ मुझसे छिन गया था। जानकी सिंगापुर हॉस्पिटल में मौजूद थी, जहाँ उसकी हिफाजत के लिए पुलिस का एक पूरा स्क्वाड मौजूद था। चीफ वांग की लाश 3 दिन तक हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में रखी रही और बिलाखिर एक रफाई इदारे के जरिए उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। जानकी के पेट, टांग और बाजू पर जख्म थे, ताहम उसकी हालत खतरे से बाहर थी। मैं पुलिस की तहवील में था, लेकिन मुझे बाकायदा तौर पर हिरासत में नहीं लिया गया था, इसलिए मुझे सलाखों के पीछे बंद भी नहीं किया गया था। जानकी ने जख्मी होने के बावजूद जिस तरह हिम्मत और जुरात का मुजाहरा करते हुए उस शख्स को गिरफ्त में लिया था, वो काबिल तारीफ था। वो यूरेशियन था, जो इससे पहले भी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस रहा था। उसे पुलिस की एक तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया गया, जो उससे दारा वगैरह के बारे में पूछगछ कर रही थी। इंस्पेक्टर चांगशू पागल हुआ फिर रहा था। उन 2 पुलिस वालों को गफलत बरतने के जुर्म में मुअत्तल कर दिया गया था, जिन्हें सादा लिबास में हमारी हिफाजत पर मामूर किया गया था। लेकिन मेरे ख्याल में उनका कोई कसूर नहीं था, उनसे कोई गफलत नहीं हुई थी। रास्ते में जब वो कार हवाई फायरिंग करते हुए हमारे करीब से गुजरी थी, तो वो यही समझे थे कि हम पर हमला किया गया है और वो हमें छोड़कर उस कार के ताकुब में निकल गए थे, और वो कार भी हमें चकमा देकर निकल गई थी। और जब वो वापस आए तो हम पर क़यामत गुजर चुकी थी। और ये इंकिशाफ तो दारा ही ने किया था कि मुआवजों को हटाने के लिए हमारी कार के करीब हवाई फायरिंग वाला ड्रामा किया गया था। पुलिस ने जजीरे से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। एयरपोर्ट, मलाइशियन रेलवे स्टेशन, मलाइशिया की तरफ जाने वाली कश्तियों के घाट और बस टर्मिनल के अलावा काजवे पर मलाइशिया की तरफ जाने वाली टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों की भी बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। शहर में भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। दर्जनों मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही थी, लेकिन दारा का कुछ पता नहीं चला था। दारा ने फरार होते वक्त किसी पंडित को आवाज दी थी और मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो पंडित मुरलीधर था, सिंगापुर में दारा का नया दोस्त जिसने उसे पनाह दे रखी थी। ये अंदाजा तो मुझे बैंक हकीक में हो गया था कि दारा चीफ वांग से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो उसके पीछे भी पहुंच गया था और यहाँ दारा ने उसे मुझसे भिड़ा दिया। बिलाखिर वो मेरे हाथों जहन्नुम रसीद हो गया। पुलिस ने अभी तक केस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की थी। इंस्पेक्टर चांगशू चूंकि बरसों पहले भी मेरे केस का इंचार्ज रह चुका था, इसलिए ये केस भी उसके हवाले कर दिया गया। चीफ वांग की मौत अगरचे मेरे हाथों हुई थी, मगर खंजर पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं थे। मैं चीफ वांग पर आखिरी वार करके खंजर उसके सीने ही में छोड़ दिया था और चीफ वांग ने अपने सीने से वो खंजर निकालकर हमला करने की कोशिश की थी। इस तरह खून आलूद मेरी उंगलियों के निशान मिट गए थे और चीफ वांग की उंगलियों के निशान रह गए थे। पुलिस रिपोर्ट में मेरे खिलाफ कोई संगीन इल्जाम नहीं था, मैंने अपना दिफा किया था। इस तरह एक हमलावर चीफ वांग मेरे हाथों मारा गया था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस रिपोर्ट में अगरचे मुझे क्लियर था, लेकिन मुझे शामिल तफ्तीश रखा गया। मैं पुलिस की इजाजत के बगैर सिंगापुर से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन जजीरे पर कहीं भी आमदोरफ्त के लिए पूरी आजादी थी। 10 दिन गुजर गए। जानकी हॉस्पिटल ही में थी। देखभाल के लिए जगजीत सिंह की बेटी निरंजन भी उसके साथ ही रह रही थी। मैं भी दिन में एक आध मरतबा और रात को भी देर तक उसके पास बैठा रहता था। अकेले रहते हुए मुझे बड़ी वहशत होने लगी। दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता, मगर रात को तन्हाई में थाई के ख्यालात मुझे घेर लेते। थाई का ख्याल मुझे बेचैन किए हुए था। उसकी याद से बाज़ औक़ात मेरे मुंह से बेइख्तियार सिसकियां निकल जाती। थाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो मुझसे मुलाकात से पहले बड़ी पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुझे पनाह देकर वो मुश्किलात का शिकार हो गई। मेरे साथ वो भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागती फिर रही थी और बिलाखिर मेरी खातिर उसने अपनी जान ही दे दी। और जानकी वो भी थाई से किसी तरह पीछे नहीं थी। इसने भी अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था सिर्फ मेरी खातिर। जानकी ने भी मौत के मुंह में छलांग लगाई थी और अब भी वो मौत के मुंह से निकली थी। ये तो मैंने पहले भी तय कर रखा था कि दारा को किसी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना। वो अपने जराइम की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा करता रहा था और अब थाई को मुझसे छीन कर उसने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली थी। और मैंने कसम खाई थी कि दुनिया के आखिरी सिरे तक उसका पीछा करूंगा। पुलिस दारा और पंडित मुरलीधर की तलाश में थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिंगापुर के आसपास के छोटे छोटे जजीरों में भी उन्हें तलाश किया जा रहा था। मेरा ख्याल था कि वो लोग या तो उसी रात सिंगापुर से निकल गए थे, या अगर वो सिंगापुर में थे तो किसी जगह दुबक कर बैठ गए थे। मुझे शुबा था कि उन्होंने किसी मंदिर में पनाह ले रखी थी। मैंने इंस्पेक्टर चांगशू के सामने भी अपने इस शुबे का इजहार किया, लेकिन महज शुबे की बिना पर किसी मंदिर पर छापा नहीं मारा जा सकता था।
अलबत्ता मंदिरों की खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही थी। मैं भी अपने तौर पर उसकी तलाश में था, अगरचे ये खतरा भी था कि अचानक ही किसी तरफ से हमला हो सकता है, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं हर खतरे से बेनियाज आज़ादी से घूम फिर रहा था। मेरे लिए अब जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, सिवाय इसके कि मुझे दारा से अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम लेना था। और अब थाई के कत्ल ने मेरे इंतकाम की आग को और भी भड़का दिया था। और मैं सिर्फ एक बात तय कर ली थी, मरो या मारो। और मुझे यकीन था कि दारा को ठिकाने लगाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। पुलिस तो अपनी सी कोशिश कर रही थी, मैं भी दारा की तलाश में भटकता रहा। मैंने अपनी तवज्जो मंदिरों पर मरकूज रखी थी। मुझे यकीन था कि अगर दारा सिंगापुर में मौजूद था तो वो किसी मंदिर ही में छुपा होगा। सिंगापुर में कई मंदिर थे, कई छोटे और कुछ बड़े। उन मंदिरों में दारा को तलाश करने के लिए मैंने खुफिया तौर पर 2 आदमियों की खिदमात भी हासिल कर ली थी। वो दोनों हिंदू थे और मंदिरों में घूमते रहते थे, लेकिन वो भी दारा या मुरलीधर का कोई सुराग नहीं लगा सके थे। सिंगापुर जजीरे से मलाइशिया जाने के लिए कई जराए थे। हवाई जहाज, ट्रेन, बसों या टैक्सियों के जरिए बड़ी आसानी से जजीरा छोड़ा जा सकता था, लेकिन बशर्ते के तमाम कागजात मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। गैर कानूनी तौर पर जाने का एक ही जरिया था, कश्ती। मलेशिया जाने के लिए कश्तियों के 2 घाट थे, जहाँ से छोटी कश्तियों के अलावा स्टीमर भी चलते थे। मैं उन दोनों फेरी स्टेशनों पर भी मालूमात हासिल कर रहा था कि उस रात या उसके बाद कोई कश्ती गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई हो, लेकिन इस तरह भी कोई सुराग नहीं मिला था। 15 दिन हो चुके थे। जानकी की हालत कदरे बेहतर थी, वो थोड़ा बहुत चलने लगी थी। मुझे घर की तन्हाई बुरी तरह तकलीफ देने लगी थी और जानकी भी हॉस्पिटल में बड़े बड़े तंग आ गई थी। चुनाचे मैं उसे घर ले आया और उसकी देखभाल के लिए एक प्राइवेट नर्स का इंतजाम भी कर लिया। जिस रोज मैं जानकी को हॉस्पिटल से घर लेकर आया था, उससे अगले ही रोज मेरे छोड़े हुए 2 जासूसों में से कुमार नामी शख्स ने इतला दी कि चाइना टाउन में वाक़े हनुमान मंदिर में कुछ मशकूक सरगर्मियां देखी गई हैं। उसके कहने के मुताबिक गुज़िश्ता रात वो एक साधु के बेस में उस मंदिर में मौजूद था। उसने एक यूरोशियन औरत को एक साधु के साथ मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हुए देखा था। उसके कहने के मुताबिक दूसरे मज़हब के लोगों का मंदिरों में आना जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बाहर से आने वाले सियाह मंदिरों और मस्जिदों में भी जाते थे, लेकिन जिस यूरोशियन औरत को उस साधु के साथ मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हुए देखा था, उसे वो जानता था। वो जवान और खूबसूरत औरत थी। कुछ अर्सा पहले वो एक होटल में वेट्रेस हुआ करती थी। कुमार ने पहली मर्तबा उसे उसी होटल में देखा था। उसके कहने के मुताबिक उसका किरदार काबिले तारीफ नहीं था। वो पैसे के लिए किसी भी मर्द के साथ कहीं भी जा सकती थी और कुछ भी कर सकती थी। कुमार के कहने के मुताबिक वो इस वक्त तक मंदिर में मौजूद रहा जब दरवाजे बंद किए जा रहे थे। उस वक्त तक वो यूरोशियन औरत बाहर नहीं आई। मंदिर बंद होने के बाद भी कुमार रात भर बाहर छुपा बैठा रहा। मुझे शुबा है कि वो यूरोशियन औरत रात भर मंदिर ही में रही है या रात के किसी हिस्से में मंदिर के किसी और खुफिया रास्ते से बाहर निकल गई थी। कुमार ने कहा, क्या मंदिर में तुम नहीं जानते बास? कुमार ने मेरी बात काट दी। मैं हिंदू हूँ, अपने पंडितों और पुजारियों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये मंदिर उनके लिए न सिर्फ कमाई का जरिया है बल्कि अय्याशी के अड्डे भी हैं। तुम्हारी मस्जिदों में तो जूते पहनकर जाना ही गुनाह समझा जाता है, मगर हमारे मंदिरों में ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि कोई अजनबी शायद ऐसी बातों पर यकीन ना करे। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे यकीन है कि मुरलीधर इस मंदिर में कहीं छुपा हुआ है, और अगर वो ना हो तो कोई और लोग होंगे जो। मैं समझ गया, मैंने उसकी बात काट दी, लेकिन इसकी तस्दीक किस तरह की जाए? इसका एक तरीका है, कुमार ने कहा। इस काम के लिए किसी खूबसूरत हिंदू औरत को आमादा किया जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उसका बंदोबस्त कर सकता हूँ। कौन है वो? मैंने पूछा। मेरी एक दोस्त, कुमार ने जवाब दिया, काबिले भरोसा और निडर। वो अंदर तक की बात मालूम कर लेगी। ठीक है, उससे बात कर लो। मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में मालूम हो जाना चाहिए कि वहाँ कौन है और क्या हो रहा है, मैंने कहा। और फिर उसके 2 दिन बाद मुझे सुरला नामी उस औरत से भी रिपोर्ट मिल गई। वो पूरी रात मंदिर ही में गुजार कर आई थी। उसके कहने के मुताबिक दारा या मुरलीधर में से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। अलबत्ता उनके एक और साथी वहाँ छुपा बैठा था जो उस रात हमारे खिलाफ होने वाली कार्रवाई में शरीक था। वो उस इंतजार में था कि पुलिस की सरगर्मियां सर्द पड़े तो वो सिंगापुर से भाग निकले। मैं सोच रहा था कि वो कौन हो सकता है। उस रात 3 आदमी हम पर हमलावर हुए थे। एक चीफ आंग जो मारा गया था, दूसरा मुरलीधर भागकर कार में सवार हो गया था, तीसरे को जानकी ने पकड़ लिया था, चौथा दारा था। लेकिन वो कौन था? अचानक मेरे दिमाग में जमाका सा हुआ। जब ये सारा हंगामा हो रहा था तो दारा कार के करीब खड़ा था और कार का इंजन स्टार्ट था। इसका मतलब था कि एक आदमी कार में भी स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था, और ये यकीनन वही आदमी होगा जिसने मंदिर में पनाह ले रखी थी, और उससे दारा या मुरलीधर के बारे में मालूम हो सकता था। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मंदिर पर हल्ला बोल सकता, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर चांगशू को सूरत हाल से आगाह कर दिया। और फिर उसी रात चांगशू ने मंदिर को घेरे में लेकर छापा मारा। हरीश चंदर नामी उस शख्स ने मंदिर के पिछली तरफ एक खुफिया दरवाजे से फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन धर लिया गया। उसके साथ मंदिर के 2 पंडित और 2 औरतें भी पकड़ी गई थी। हरीश चंद पंडित मुरलीधर का आदमी था जो दारा के लिए काम कर रहा था। उसके कहने के मुताबिक उस रात उसने दारा और मुरलीधर को ईस्ट कोस्ट पार्क वे पर उतार दिया था।
कार को किसी और जगह छोड़कर वो उस मंदिर में आ गया। उसे मालूम नहीं था कि दारा और मुरलीधर कहाँ है। वो खुद यहाँ से निकलने के लिए मौके के इंतजार में था। हरीश चंद्र पर 3rd डिग्री भी इस्तेमाल की गई, मगर उसके बयान में कोई फर्क नहीं आया, जिसका मतलब था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। सारे रास्ते एक बार फिर बंद हो गए, लेकिन मैं मायूस नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि दारा वगैरह को सिंगापुर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वो जजीरे ही पर किसी जगह रोपोश था, और मुझे तवक्को थी कि वो जल्द उससे मेरा सामना जरूर होगा। जानकी की हालत पहले से काफी बेहतर थी। अब वो उठकर छोटे मोटे काम भी करने लगी थी, इसलिए नर्स की छुट्टी कर दी गई। दिन के वक्त अमृता को और उसकी बेटी निरंजन आ जाती तो खाना वगैरह तैयार कर देती। रात को जगजीत सिंह देर तक बैठा बातें करता रहता। नर्स की छुट्टी कर देने के बाद मैंने स्प्रिंग वाली एक चारपाई जानकी वाले कमरे में डाल ली और रात को मैं वहीं सोता था। जानकी कई रोज तक मजमहल और उदास सी रही। थाई की बातें करते उसकी आवाज भर्रा जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दिलों पर लगे हुए जख्म भी भरने लगे। जानकी के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसके होंठों की मुस्कुराहट भी ऊद कर आई। कभी कभी उसकी आंखों में शरारत भी चमकने लगती। पहले मैं तन्हाई में उसके करीब रहते हुए घबराया करता था। एक अनजाना सा खौफ रहता कि वो न जाने किस वक्त क्या कर गुजरे, लेकिन हैरत की बात थी कि अब मुझे उससे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं होता था, न उसके होंठों की मुस्कुराहट से और न उसकी आंखों की चमक से। अब तो मैं भी उससे दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मेरी नीयत या अज़ाइम में कुछ तब्दीली आ गई थी। और मजीद हैरत की बात तो ये थी कि जानकी में भी तब्दीलियां आ गई थी। उसका अंदाजा मुझे उस रात हुआ जब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। एस्प्रिन की गोली के बावजूद कोई अफाका नहीं हुआ। मैं उस वक्त जानकी के पलंग पर लेटा हुआ था और वो मेरा सर दबा रही थी। उसने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया और होले होले दबाती रही। मुझे तवक्को थी कि वो कोई शरारत करेगी। मैं उसकी गोद में सर रखे सो गया। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जानकी पलंग की पूंछ से टेक लगाए सो रही थी। मेरा सर उसकी गोद में था और उसका हाथ मेरे सर पर। मैंने उठना चाहा तो वो हड़बड़ा कर जा गई। उसने होंठों पर उंगली रख दी। सो जाओ, अभी बहुत रात बाकी है। वो दूसरे हाथ से मेरा सर दबाने लगी। मुझे बड़ी शिद्दत से थाई याद आ गई। जानकी, मैंने उसकी गोद से सर उठाते हुए कहा, तुम रात भर इसी तरह बैठी रही हो। ओह, वो जैसे आवाज में आ गई। तुम्हारा सर दुख रहा था ना, कैसी है तबीयत अब? सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जानकी, मैंने जवाब दिया। तुम रात भर बैठी मेरा सर दबाती रही हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। जानकी तकिए पर सर रखकर लेट गई। मैंने उठना चाहा तो उसने मेरा बाजू पकड़कर खींच लिया। मैं भी उसके करीब लेट गया। जानकी ने मेरे बाजू पर सर रख दिया और चंद सेकंड बाद ही उसके हल्के हल्के खर्राटे सुनाई देने लगे। उसके कुछ ही देर बाद मैं भी सो चुका था। काल बैल की घंटी की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। जानकी अब भी मेरे बाजू पर सर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। मैंने बड़ी आहिस्ते से अपना हाथ उसके सर के नीचे से निकाला और बाहर आकर दरवाजा खोल दिया। वो चाची अमृता कौर थी जो आलू के पराठे बनाकर लाई थी। मैंने जानकी को जगा दी और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हम बैठे नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने अपनी जगह से उठकर रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में दूसरी तरफ की आवाज सुनकर मेरा दिमाग बक से उठ गया। वो तारा था। उम्मीद है तुम्हारी तबीयत कुछ साफ हो गई होगी, वो कह रहा था। उस रात तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। चीफ आंग अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता था, जिस तरह उसने तुम्हारी माँ को इसी जगह खंजर के पे दर पे वार करके हलाक किया था। मगर तुम्हारी चहीती थाई उसके आड़े आ गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी और चीफ आंग खुद तुम्हारे हाथों मारा गया। उसका यही अंजाम होना चाहिए था। अच्छा हुआ मर गया साला, बोझ बन गया था मुझ पर। और अब तुम्हारी बारी है। मैंने उसकी बात काट दी। तुम कब तक छुपते रहोगे? सिंगापुर बहुत छोटी जगह है। मैं एक ना एक दिन तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। जजीरे की सारी पुलिस मुझे तलाश नहीं कर सकी तो तुम क्या कर लोगे? और अब तो वैसे भी मैं तुम लोगों की पहुंच से दूर निकल चुका हूँ। दारा ने कहा। तुम मेरी पहुंच से दूर नहीं जा सकते, मैंने कहा। इस वक्त तो मैं तुम्हारी दस्तरस से भी बहुत दूर हूँ, दारा ने कहा। जिस रात पुलिस ने हनुमान मंदिर पर छापा मारकर हरीश चंद्र को गिरफ्तार किया था, उस रात मैं उस मंदिर से सिर्फ 2 फरलांग के फासले पर एक और बिल्डिंग में था। और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मैं कल रात सिंगापुर से एक कश्ती के जरिए मलाइशिया के जजीरे जोहरपुर पहुंच गया और मैं इस वक्त तो कोलालमपुर में बैठा हुआ हूँ। 2 घंटों बाद मैं यहाँ से भी निकल जाऊंगा। चंद घंटों बाद जहाज मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। कुछ चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मुझे ये इतराफ करने में भाग नहीं कि तुम्हारी वजह से मुझे इस वक्त मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। फिर आऊंगा नई ताकत के साथ और अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा। ये मेरा वादा है। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन लाइन कट गई। मैंने अमृता कौर की मौजूदगी में कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन बहरहाल वो समझ गई थी कि किसकी काल हो सकती थी। थोड़ी देर बाद अमृता कौर चली गई तो मैंने जानकी को बता दिया कि दारा इस वक्त कोलालमपुर में है और 2 घंटों बाद वहां से पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला है। इंस्पेक्टर चियांगशु को बता दो, जानकी ने कहा। वो कोलालमपुर पुलिस को फोन कर देगा।
दारा को हवाई अड्डे पर पकड़ा जा सकता है। बेकार है, मैंने कहा। वो बहुत चालाक है। 1 महीने से यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं कर सकी। वो कल रात बड़े इत्मीनान से यहाँ से निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला। जाहिर है पुलिस में सभी लोग चांग जैसे फर्शनाज और दयानतदार नहीं है। दारा किसी भी बददियानत पुलिस ऑफिसर की मदद के बगैर यहाँ से निकल नहीं सकता। बहरहाल जिस तरह वो यहाँ से निकल गया है उसी तरह कोलालमपुर से भी निकल जाएगा और अब उस पर हाथ डालने के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। क्या? जानकी उछल पड़ी। तुम पाकिस्तान जाओगे? हाँ, मैंने जवाब दिया। और मेरा असल वतन तो पाकिस्तान ही है। मैंने जन्म तो उसी मिट्टी से लिया था। दारा से दो दुआत करने के अलावा मुझे मलक नवाजिश अली से अपने माँ बाप का हिसाब भी करना है। जानकी जवाब देने की बजाय मुझे तकती रह गई। उस रोज मैंने बहरहाल इंस्पेक्टर चांगशू को दारा के बारे में बता दी और ये भी बता दिया कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और कागजात वगैरह की तैयारी के सिलसिले में मुझे उसकी मदद की जरूरत है। इंस्पेक्टर चांगशू मुझे रोकना चाहता था, मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी और अपने तौर पर तैयारी शुरू कर दी। जानकी भी मेरे साथ जाने को तैयार थी। दारा से मेरी जंग जो कई साल पहले शुरू हुई थी वो अभी तक जारी थी। उसमें ज्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ था। मेरे हमदर्द और मेरे चाहने वाले ही उसके हाथों मारे गए थे। अभी ये जंग अधूरी थी और मैं उसे इख्तिताम तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता था। 10-12 दिन और लग गए और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं और जानकी सिंगापुर एयरलाइन की एक फ्लाइट से परवाज कर रहे थे। उस फ्लाइट का पहला स्टॉप हिंदुस्तान का शहर मुंबई था और उसके बाद कराची। मुंबई से टेक ऑफ करके तकरीबन आधे घंटे बाद हवाई जहाज एयर पॉकेट में आ गया। मुसाफिरों को अपने सीट बेल्ट बांध लेने की हिदायत कर दी गई। जहाज बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, कभी एक तरफ झुकता और कभी दूसरी तरफ। जहाज के मुसाफिरों में मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब के लोग थे। सब लोग बुलंद आवाज से दुआएं मांग रहे थे। जहाज के माइक सिस्टम से बार बार मुख्तलिफ ऐलान हो रहे थे। आखिरी अनाउंसमेंट ये थी कि जहाज को कराची ले जाने की बजाय राजस्थान के शहर जोधपुर के हवाई अड्डे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस ऐलान की बातगीत अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि जहाज तेजी से बाईं तरफ झुकने लगा। बाद मुसाफिर चीख रहे थे। मेरी सीट खिड़की के साथ थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कलेजा मुंह को आता हुआ महसूस होने लगा। जमीन बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और बचपन में कुरान शरीफ की जितनी सूरतें पढ़ी थी जेर लब दोहराने लगा। हवाई जहाज बड़ी तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था। मेरे कान किसी धमाके के मुंतजिर थे और उस धमाके के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता। जहाज के तकरीबन 200 मुसाफिर बड़ी तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने आंखें खोलकर देखा, जमीन का फासला कुछ और कम हो गया। जहाज बड़ी तेजी से बाएं पहलू पर नीचे जा रहा था। नीचे एक बहुत बड़ी झील थी जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। या ये अल्फाज, जहाज बहुत तेजी से झील के पानी में गोता लगाने के लिए झुक रहा था। झील के आसपास ऊंचे दरख्त अब साफ दिखाई दे रहे थे और मेरा ख्याल था कि जहाज पहले इन दरख्तों से टकराएगा। मैंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। हमारी जिंदगियों का खात्मा होने में सिर्फ चंद ही घड़ियां बाकी रह गई थी। लेकिन फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई। जहाज बड़ी तेजी से ऊपर उठने लगा। हवा के गिरदाब में फंसा हुआ हवाई जहाज कटी हुई पतंग की तरह डोल रहा था। तकरीबन 200 मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई थी, जिनमें से बेशतर लोग चीख रहे थे। बाकी ऊंची आवाज में अपनी अपनी जबान में अपने अपने खुदा को याद कर रहे थे। और फिर उसी शोर में जहाज के माइक सिस्टम पर एयर होस्टेस की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो परेशान ना हो, जहाज कंट्रोल में है, किसी एयरपोर्ट तक पहुंचना मुमकिन नहीं। अब हम रेगिस्तान पर क्रैश लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहें, सेफ्टी बेल्ट खोलने की कोशिश ना करें। और उसके बाद एयर होस्टेस की आवाज सुनाई नहीं दी। उसके साथ ही जहाज की सारी बत्तियां भी बुझ गई थी। जहाज का एक इंजन बंद हो गया था। तारीकी छाते ही एक मरतबा फिर मुसाफिरों की चीखें गूंज उठी। जहाज दाएं बाएं चकोले खाता हुआ नीचे झुक रहा था। मैंने एक बार फिर आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। उस झील का अब नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था जो कुछ देर पहले तक नजर आई थी। चारों तरफ वसी व अरीज सहरा नजर आ रहा था और जहाज उस रेगजार पर झुक रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर जानकी की तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा खौफ से पीला था और ऊंट बड़ी देर से हरकत कर रहे थे। वो जेर लब कोई दुआ मांग रही थी, मगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने दोनों हाथों से आगे वाली सीट को थाम रखा था। इस इलाके की रेस शायद सख्त थी क्योंकि जहाज जमीन से टकराकर कई फुट ऊपर उछला था। उसके साथ ही बत्तियां एक बार फिर रोशन हो गई। जहाज दूसरी मर्तबा जमीन से टकराया तो मुसाफिरों की चीखें पहले से ज्यादा खौफनाक और बुलंद थी। जहाज मेंढक की तरह सख्त रेतली जमीन पर फुदक रहा था। उसे बड़े जोरदार झटके लग रहे थे। मेरे ख्याल था कि जहाज के पहिए रेत में धंस रहे थे। एक और जोरदार झटका लगा, जहाज की बॉडी जमीन पर रगड़ खाने लगी। कई मुसलसल झटके लगने के बाद एक और जोरदार झटका लगा और जहाज रुक गया। कई मुसाफिरों की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। एयर होस्टेस कुछ कह रही थी मगर मुसाफिरों की चीखों पुकार में उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
कई मुसाफिर अपने बेल्ट खोलकर सीटों से उठ रहे थे। एयर होस्टेस अब भी चीख कर कुछ कह रही थी, लेकिन लोगों के शोर में उसके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। और फिर जहाज के दरवाजे खुल गए। लोग बदहवासी के आलम में दरवाजे की तरफ लपके। जहाज का दरवाजा जमीन से तकरीबन 20 फुट बुलंद था। 2-4 आदमियों ने छलांगे भी लगा दी। उनमें से एक की खौफनाक चीख भी सुनाई दी थी। दूसरे रुक गए। जहाज फटने वाला है, बाहर छलांग लगा दो। ये किसी मुसाफिर की आवाज थी जो चीख चीख कर जहाज के धमाके से फटने की पेशीन गोई कर रहा था। 2-4 और आदमियों ने छलांग लगा दी और फिर एयर होस्टेस की आवाज सुनाई दी। वो चीख चीख कर लोगों को पुरसुकून रहने की दरख्वास्त कर रही थी। आप लोग पुरसुकून रहिए, जहाज के शूट्स खोले जा रहे हैं। बराए मेहरबानी इन शूट्स पर दौड़ने की कोशिश ना करें और नीचे उतरकर जहाज से ज्यादा दूर चले जाने की कोशिश करें। शूट्स खुलने के बाद पहले खवातीन और बच्चों को उतरने का मौका दें। जहाज के दोनों तरफ इमरजेंसी दरवाजे खुल गए और जहाज के अंदर पोशीदा शूट्स स्लाइड्स की तरह फिसलते चले गए। उनके अगले हिस्से जमीन पर टिक गए थे। इस तरह जहाज के दरवाजों से जमीन तक एक ढुलान बन गई। उस ढुलान पर दौड़ना मुमकिन नहीं था, सिर्फ फिसल कर ही उतरा जा सकता था। लोग सीटों के दरमियान एक दूसरे को धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहले बच्चों और खवातीन को उतरने का मौका दें प्लीज, कोई आदमी चीख चीख कर कह रहा था, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हर एक को अपनी जान प्यारी थी और हर कोई सबसे पहले जहाज से उतरने की कोशिश कर रहा था। ये खतरा बहरहाल अपनी जगह मौजूद था कि जहाज का फ्यूल टैंक किसी वक्त भी जोरदार धमाके से फट सकता था। मैं और जानकी भी अपनी सीटों से उठकर धक्के खाते हुए एक इमरजेंसी दरवाजे के करीब पहुंच गए। उस वक्त 2 औरतें अपने बच्चों को सीनों से चिमटाए शूट की चिकनी ढुलान पर बैठने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के चेहरे खौफ ज़दा थे। हमारे अकम में एक और आदमी धक्के देता हुआ आगे बढ़ा। जहाज के पिछले हिस्से से शू शू की आवाजें आ रही थी। वो चीख रहा था, जल्दी बाहर निकलो, जहाज फटने वाला है।